नमस्ते साथियों, मैं प्रशांत परमार। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को, यानी कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने मेटलिक, नॉन मेटलिक और न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आज हमारे चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 4 है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को, यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन क्या है? तो संसाधन का एक ऐसा प्रकार जिससे बड़ी मात्रा में संसाधन का एक ऐसा प्रकार जो ऊर्जा निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऊर्जा संसाधन क्या है? तो संसाधन का एक ऐसा प्रकार जो ऊर्जा निर्माण हेतु प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इनके अंदर हम मूल रिसोर्स के पढ़ेंगे जो ऊर्जा के निर्माण और उसके इस्तेमाल के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं, जो भी हमारे भारत में अवेलेबल है, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो। इस पार्ट में हम सबको कंप्लीट करेंगे। तो ऊर्जा संसाधन का जो विकास होता है, ऊर्जा संसाधन का विकास किसी भी देश में औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। ऊर्जा संसाधन का विकास ऊर्जा संसाधन का विकास औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है, क्योंकि जिस भी कंट्री में औद्योगिक विकास का जितना ज़्यादा निर्माण होगा, इसका मतलब कि उस देश में ऊर्जा संसाधनों का विकास भी उतना ही होगा। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है। तो उद्योगों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जहाँ उद्योगों का विकास अच्छी मात्रा में होगा, वहाँ ऊर्जा संसाधनों का विकास भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। तो ऊर्जा संसाधनों का जो विकास है वो औद्योगिक विकास का सूचक है। औद्योगिक विकास का सूचक। मैं आपको छोटी छोटी चीजें इसलिए बताता हूँ कि कोई फ्रेशर अगर मेरे चैनल पे आके अगर मेरे वीडियोस को देख रहा है, ताकि तो उसको किसी भी टर्मिनोलॉजी को या फिर छोटी से छोटी डेफिनेशन को समझने में कोई परेशानी ना हो और एक साधारण सी समझ लेके वो इस वीडियो के माध्यम से जाए। तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम कंप्लीट कर रहे हैं कि ऊर्जा संसाधन को। तो संसाधन का एक ऐसा प्रकार जो ऊर्जा निर्माण हेतु प्रयोग में लिया जाता है। ऊर्जा संसाधन विकास जो है किसी भी देश में औद्योगिक विकास का सूचक है, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिक विकास जितना होगा, ऊर्जा के संसाधनों का विकास उतना ही अपने आप होता जाएगा। औद्योगिक विकास और ऊर्जा संसाधनों का विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है कि एक के बिना एक अधूरा है, दोनों मिलकर एक ही कंप्लीट यूनिट को फुलफिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऊर्जा संसाधनों का हमें अध्ययन करना है और वो किस किस वर्गीकरण के अंदर आते हैं। तो ऊर्जा संसाधन जो है ये दो हिस्सों में हम बांटेंगे, इनको क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ये है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब ये क्या होते हैं, इनको देखते हैं। संसाधन ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन
जिनको सिर्फ एक बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, कोयला आपने देखा होगा हमारे घरों में या फिर फैक्ट्रियों में ऊर्जा के रूप में जब भी उपयोग किया जाता है तो सिर्फ वो एक बार इस्तेमाल में आता है, उसके बाद में वो राख बन के खत्म हो जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में हम अपनी गाड़ियों में जो भी फ्यूल यूज करते हैं उसको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का आप समझो सीएनजी हुआ या फिर एलपीजी हुआ या फिर एलएनजी हुआ, जिनको सिर्फ हम एक बार इस्तेमाल में ले सकते हैं, उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनको सिर्फ एक बार में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनको बार बार यूज नहीं किया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जो प्राचीन काल से परंपरागत तौर पर हमारे भारतीय समाज में यूज किए जा रहे हैं या फिर हमारी सोसाइटी द्वारा यूज किया जाता है। तो जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो ऊर्जा के वे संसाधन जिनको हम बार बार इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिनका दोहन यानी कि इस्तेमाल जितनी बार भी करें वो खत्म नहीं होते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के वे संसाधन जिनका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, सन की जो शाइन मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उससे निर्मित की जाती है। तो जब तक सूर्य है तो सौर ऊर्जा आराम से मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जो जल से बनाई जाती है, तो नदियों का प्रवाह जब तक है जब तक हमें अनंत काल तक ये मिलेगी। जल विद्युत ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा के रूप में भी देख सकते हैं इसको, अभी देख लेंगे। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन या हवा के माध्यम से बनाई गई ऊर्जा तो पवन ऊर्जा, समुद्री लहरों का इस्तेमाल करके जो ऊर्जा बनाई जाएगी उसे बोलेंगे ज्वारीय ऊर्जा, आदि। तो आज हमें इन सारी ऊर्जा के जो प्रकार हैं, एनर्जी सोर्सेस यानी कि ऊर्जा संसाधन के जो प्रकार हैं, पहला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। आज हमारा जो चैप्टर 5 है उसका जो पार्ट 4 हम बना रहे हैं, तो उसमें हम आज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को कवर करेंगे, जिसमें हम पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस का अच्छे से अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि ये जो संसाधन है उनका निर्माण कैसे हुआ, किस विशेष प्रकार की चट्टानों में देखने को मिलते हैं, इनका प्रोडक्शन क्या है और इनका सबसे ज्यादा रिजर्व किस स्टेट्स में है, और जो भी रैंक होगी हमारे इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर उनको जानेंगे। और फिर इसी चैप्टर का पार्ट 5 आएगा जिसमें हम कवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। और इसी 5 पार्ट के साथ में हम अपना चैप्टर फिनिश करेंगे, जो चैप्टर 5 हमारा ज्योग्राफी का है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। तो आज हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम कवर करेंगे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। चलो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे वीडियोस पार्ट्स में आते हैं या फिर छोटे वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं आपको एक डीप इंफॉर्मेशन या फिर अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। चाहो तो मैं ये वीडियो एक पार्ट में भी कवर कर सकता था, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर आपको भी अच्छे से अच्छी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करा सकूं, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। अब है कोल यानी कि कोयला। तो कोयला क्या है? तो कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ज्वलनशील पदार्थ है। हम सब लोगों ने घरों में देखा होगा, काला कोयला वही है ये। तो कोल यानी कि कोयला
कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित ठोस ज्वलनशील पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। तो कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस ज्वलनशील पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। एक पॉइंट इसकी ले लेते हैं कि कार्बन की मात्रा के आधार पर क्वांटिटी ऑफ कार्बन ये 4 प्रकार का होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की कितनी मात्रा है उसके आधार पर ये 4 प्रकार का है। तो ये है पहला एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा है 80 से 95%, 80 to 95%। दूसरा है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा है 60 से 75% यानी कि 60 to 75%। 3 है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा है 45 to 55%। और फोर्थ जो टाइप है वो है पीट कोयला। पीट कोयला जिसमें 35 to 45% कार्बन की मात्रा होती है, जो अभी विकास की प्रक्रिया में है, आगे चल के ये शुद्धतम रूप बनेगा कोयले का। तो मुझे लगता है कि कोयला के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और उसका जो कार्बन की मात्रा के आधार पर उसका जो टाइप है वो आपको समझ में आए होंगे। आगे हम देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना पेन और पेपर लेके बैठे होंगे ताकि आप जो मेरे लिखता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आप उसको समझ के आधार पर अपना नोट करें और सिनॉप्सिस बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं वीडियोस के पार्ट इसलिए ज़्यादा बनाता हूँ या फिर छोटे बनाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में बोर ना हो और आप छोटे छोटे पार्ट्स में भी वीडियो को अच्छे से डीपली नॉलेज लेके कवर कर सको। और मुझे भी आसानी रहती है वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। आप विश्वास मानिए कि मेरे वीडियोस में आप जो भी पढ़ोगे आपको उसके अलावा किसी और की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। बेशक मैं अभी न्यू हूँ इस चैनल पर या फिर यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा, बट मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज के आधार पर बहुत अच्छा और सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ। आपको मेरे वीडियोस में जो भी जानकारी मिल रही है वो सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम्स के, या फिर वनडे एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, एक साधारण समझ विकसित करनी हो, या फिर आपका सब्जेक्ट को लेकर कोई भी समझ हो, कंप्लीटली आपको फुल सेटिस्फाई करके भेजूंगा इस वीडियो के माध्यम से मैं। तो हमने पढ़ा कि कोयला क्या होता है, कोयला कैसे निर्मित हुआ, किस प्रकार की चट्टानों में देखने को मिलता है और कोयले के मात्रा के आधार पर प्रकार। अब हम देखते हैं। मैं आपको एक साधारण सी बात बताऊं कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर प्लेट ऑफ इंडिया और भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो नदी घाटियों में जो उनकी नदी घाटी है उनमें भारत में सबसे प्रमुख जो कोयले की प्राप्ति है वो होती है। तो नदी घाटी है जो भारत के प्रमुख कोयला प्राप्ति स्थल है। तो देखते हैं। कोयला प्राप्ति स्थल की बात करें
तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रमुख नदी घाटियां, तो जो कोयला प्राप्ति स्थल है भारत के प्रमुख नदी घाटियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोदावरी, इंद्रावती नदी घाटी, दूसरा है पेंच कान्हा नदी घाटी, नदी घाटियां प्रायद्वीपीय भारत में कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल है। तो एक हो गया दामोदर नदी घाटी, और एक है सोन महानदी नदी घाटी। ये प्रमुख नदी घाटियां हैं भारत में जहां से उच्चतम कोटि का कोयला प्राप्त किया जाता है। और भारत में ये जो घाटियां हैं गोदावरी, इंद्रावती नदी घाटी, पेंच कान्हा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी घाटियां, इनसे उत्तम क्वालिटी का बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमें प्राप्त होता है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत का जो टोटल रिजर्व है ऑफ कोल, यानी कि भारत का जो कुल कोल भंडार है उसका 98% जो है, यानी कि 98% जो है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, और 2% जो कोयला है वो है लिग्नाइट प्रकार का। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो भारत की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है जो हमें देखने को मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। दूसरा जो 2% कोयला रिजर्व है वो है लिग्नाइट प्रकार का। तो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है टर्शियरी प्रकार की चट्टानों में। तो भारत में प्राप्त होने वाला जो कुल कोयला भंडार है उसका 98% है वो है बिटुमिनस प्रकार का, जो 98% है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, और 2% जो है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, टर्शियरी प्रकार की चट्टानों से मिलता है। अब आप बात करोगे कि एंथ्रासाइट कोयला कहाँ है या फिर पीट प्रकार का कोयला कहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि पीट प्रकार का जो कोयला है वो अभी अपनी विकास अवस्था में है, जो आगे जाके अभी फिलहाल कुछ ज्यादा जो उसके सेडिमेंट्स या फिर साक्ष्य नहीं मिलते, थोड़ी बहुत मात्रा में है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बात आती है जो प्रमुख या फिर फर्स्ट टाइप का जो कोयला था एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला है वो भारत के सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, या छुटपुट जगह पर 1-8% में देखने को मिलता है। भारत में एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले के भंडार ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो यूरोप कंट्रीज में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला ज्यादा देखने को मिलता है। और भारत में सबसे ज्यादा प्राप्त होने वाला कोयला जो है वो है बिटुमिनस 98% और 2% है लिग्नाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट मिलेगा हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में या 1-2 क्षेत्र में और होंगे ज्यादा खास। और पीट प्रकार का जो कोयला है अपनी विकास अवस्था में, तो हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं लेनी है और ना पढ़नी है, क्योंकि हमारे लिए फिलहाल अभी काम की नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्राप्ति स्थल थे गोदावरी नदी घाटी, पेंच, कान्हा, दामोदर और सोन महानदी घाटी। अब इनका हाईली प्रोडक्शन देखते हैं हम कि किन किन राज्यों से हैं ये। उत्पादन देखें इनकी हाईली प्रोडक्शन ऑफ कोयल इन इंडिया। मैं बाइलिंगुअल में ट्राई करता हूँ पढ़ाने का, ताकि कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट या फिर इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम ना पड़े। हाईली प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का तातापानी, छत्तीसगढ़ का तातापानी और रामकोला प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र। प्राप्ति स्थल दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसा का तलचेर क्रम जो है वो कोयला भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
तलचर बोलो या फिर तलचेर, एक ही चीज है। तलचर क्रम प्रमुख है। और फोर्थ अपना थर्ड है झारखंड। झारखंड का है एक झरिया, बोकारो, रामगढ़, एक गिरिडीह करके है। गिरिडीह प्रमुख क्षेत्र। फोर्थ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र, जो तलचेर तलचेर उपक्रम का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो हाईली प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया है तो वो छत्तीसगढ़ का तातापानी राम कोला प्रमुख कोला क्षेत्र, उड़ीसा का तलचेर क्रम, झारखंड का झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह प्रमुख क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का पूर्वी दक्षिण क्षेत्र यहाँ तलचेर उपक्रम का हिस्सा है। भारत में सबसे प्राचीन और उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र एक और है, वो है हमारा प्रमुख पश्चिम बंगाल। ये है रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो गोदावरी नदी क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी याद नहीं आ रहा, समझ आता हूँ। पश्चिमी बंगाल, जहाँ रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन और उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल का रानीगंज। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्ट्स उत्पादन के दृष्टिकोण से पर्याप्त हैं। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इन क्षेत्रों में, ये है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। अब हम देखते हैं जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो, तो उत्पादन में यहाँ लिख लेते हैं बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का रानीगंज ये प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। तो अगर भारत की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये प्रमुख रैंक फोर्थ है प्रोडक्शन के मामले में। अगर वैश्विक स्तर की बात करें यानी कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हाईली प्रोडक्शन किसका है तो वो है सबसे ज्यादा चाइना का। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना, सेकंड है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तरी राज्य अमेरिका, और थर्ड आता है हमारा भारत यानी कि इंडिया। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पर हाईली प्रोडक्शन ऑफ कोल इन वर्ल्ड, तो सबसे पहले है चाइना, सेकंड रैंक है यूएसए, और देन है हमारा इंडिया थर्ड रैंक पर। और हाईली प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज छत्तीसगढ़, सेकंड लार्जेस्ट उड़ीसा, थर्ड लार्जेस्ट झारखंड और फोर्थ लार्जेस्ट मध्य प्रदेश। एंड मेन इंपोर्टेंट जो है भारत के दृष्टिकोण से एक पश्चिम बंगाल का रानीगंज भी है, जो प्राचीन समय से कई लंबे प्राचीन काल से या फिर सबसे पहले जहां उत्पादन किया गया था भारत की उपमहाद्वीप में, तो वो है रानीगंज, जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र भी है। तो ये था बिटुमिनस प्रकार का कोयला। अब देखते हैं हम लिग्नाइट प्रकार का कोयले का जो उत्पादन है वो कहाँ से हो रहा है। अब है लिग्नाइट कोयला। सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला है अगर उसका प्रोडक्शन होता है तो वो होता है तमिलनाडु राज्य से, तो वो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य और क्षेत्र है नेवेली। नेवेली क्षेत्र तमिलनाडु का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से भारत के या फिर भारत में सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, हाईली प्रोडक्शन ऑफ लिग्नाइट कोयला इन इंडिया, तो वो है तमिलनाडु राज्य का नेवेली। दूसरे पे है आसाम, जिसे वर्तमान में असो नाम से जानते हैं,
और थर्ड है राजस्थान। मुझे लगता है कि लिंगलैंड कूले के बारे में इतनी जानकारी संपूर्ण है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ना या नमक से पढ़ना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी फैक्ट्स यहाँ पर लिखता हूँ, आप अच्छी तरीके से लिखो। आप विश्वास मानो कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप थोड़ा विश्वास रखो और आप आगे जाके ये फील करोगे कि आपने जो भी मेरी क्लास में सीखा है वो आपको बाकी की क्लास से की तुलना में बेटर सीखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो किसी भी लेक्चर्स के या किसी भी टॉपिक के 4 पार्ट आए या 5 पार्ट आए या फिर 6 पार्ट को मैं बनाऊं, तो आप ये मत सोचना कि ये इतने सारे पार्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। इतने पार्ट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। कम जानकारी दूंगा तो फिर 2 पार्ट में आपको जो चैप्टर है वो खत्म कर दूंगा। अगर मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा तो फिर मुझे भी तो टाइम लगेगा उसको पढ़ाने में और आपको सिखाने में। तो ज़्यादा पार्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं बस पार्ट बनाता जा रहा हूँ। आप गिनती मत देखो। ज़्यादा पार्ट बनने का मतलब ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के नॉलेज उस लेक्चर्स में, उस वीडियोस में दे रहा हूँ। तो जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं या फिर जिसमें किसी भी चैप्टर के जितने भी पार्ट बनाए जा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, अच्छी जानकारी देना, गुणवत्तापूर्ण जानकारी देना, ताकि आपको इस वीडियो के अलावा दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना है। सिर्फ यहाँ से जो भी लिखा रहा हूँ समझो, नोट बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, सिर्फ अपना बुक उठाओ और रिविजन करो, सफिशियंट है इतना। तो मुझे लगता है कि प्रमुख रिसोर्स के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जो कोयला आपको समझाया है वो आपका सफिशियंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम देख सकते हैं पेट्रोलियम। यानी कि खनिज तेल, जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। अगर हम इसकी मोटी बात करें तो ONGC भारत की एक प्रमुख संस्था है जिसका मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में खनिज तेल को निकालने का, उसका शोधन कार्य करने का और उसका वितरण करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत का एक प्रमुख विभाग ONGC के ऊपर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1956 में। प्रमुख महारत्न कंपनी, प्रमुख महारत्न कंपनी है ONGC, इसका फॉर्मेशन होता है 1956 का। इसकी जिम्मेदारी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज तेल को खोजने का, शोध का और उसके बेहतर वितरण का जो प्रबंधन है पूरा काम वो ONGC करता है इंडिया में। ONGC के अकॉर्डिंग भारत में 26 स्थल ऐसे हैं, 26 क्षेत्र माने, जो स्थलीय सागरीय क्षेत्र दोनों हैं, स्थलीय और सागरीय क्षेत्रों में टोटल कितने हैं 26। तो 26 क्षेत्र ऐसे खोज निकाले ONGC ने जहाँ से बड़ी मात्रा में खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। तो कितने स्थल है ONGC के अकॉर्डिंग 36, जो स्थलीय और सागरीय क्षेत्रों में स्थापित है। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 620 करोड़ टन, कितना 620 करोड़ टन जो क्रूड ऑयल है वो रिजर्व है हमारे पास। यानी कि 620 करोड़ टन खनिज भंडार आज भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध है। खनिज तेल का भंडार समझ आता हूँ। तो भारत के पास जो पेट्रोलियम है उसका टोटल रिजर्व है वो है 620 करोड़ टन आज भारत के पास रिजर्व है, और ये किया है अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार। और ONGC जो भारत में बेहतर प्रबंधन के लिए जानी जाती है, तो उसने ऐसे 26 स्थलीय सागरीय क्षेत्र को खोज निकाला है जहाँ से बड़े पैमाने पर हम पेट्रोलियम का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र किन किन राज्यों में पड़ते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे हम असम, जो भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादन का क्षेत्र है। आसोम बोलेंगे इसको, जो वर्तमान नाम के से पुकारा जाता है। तो आसोम का है एक डिगबोई,
एक है डिगबोई, एक नहर कटिया, सूरमन नदी घाटी, और एक है शायद से हगरीराम। मुझे अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उसका नाम। तो प्रमुख और भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्खनन का क्षेत्र जो है या फिर उत्पादन का क्षेत्र क्षमा चाहता हूँ, तो असम का है डिगबोई, एक है नहर कटिया, और एक है सुरमान नदी घाटी, और एक है हगरीराम कुछ करके है, हगरीराम बैराम कुछ करके शायद से है, या बोराम करके कुछ हुआ है, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, सॉरी। असम का है, एक है अपना गुजरात। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के प्रमुख क्षेत्र हैं खंभात की खाड़ी जो अरेबियन सी में है, और एक है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर प्रमुख क्षेत्र, और एक है आलिया वेट द्वीप, आलिया आलिया वेट द्वीप आइलैंड यानी कि। तो असम के अंदर डिगबोई, नहरकटिया, सूरमा नदी घाटी, हरीराम, बोराम करके कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। गुजरात का है खम्बात की खाड़ी, अंकलेश्वर प्रमुख क्षेत्र है, और एक है अलियावेट द्वीप। यहाँ से बड़े पैमाने पर तेल यानी कि खनिज तेल का जो उत्पादन किया जाता है। और एक है हमारा महाराष्ट्र के पास, जैसे बोलेंगे मुंबई हाई, ये वर्तमान समय का एक प्रमुख तेल उत्पादन का क्षेत्र है मुंबई हाई, जो 1976 में स्टार्ट हुआ। जापान की एक रिफाइनरी थी सागर सम्राट करके, सागर सम्राट करके जापान की एक रिफाइनरी है, जिसने 1976 में यहाँ से मुंबई हाई से तेल का उत्पादन जो है प्रारंभ किया। मुंबई हाई एक अपतटीय क्षेत्र है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो सागर और जमीन दोनों से लगे होते हैं उनको बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनका जिनका एक सिरा सागर से लगा हुआ है और एक स्थलखंड से। तो अपतटीय क्षेत्र है मुंबई हाई, और इसी कारण अपतटीय क्षेत्र होने के कारण जो मुंबई हाई जो एक तेल प्रोडक्शन एरिया है, यानी ऑयल प्रोडक्शन जो एरिया है, वो महाराष्ट्र राज्य में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी राज्य का अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उसमें इंक्लूड तब किया जाएगा जब उसकी राज्य की सीमा के भीतर है। महाराष्ट्र की सीमा के भीतर अगर ये प्रोडक्शन होता तो इसका प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर गिना जाता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि महाराष्ट्र के पास में, ना कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के पास में मुंबई हाई जो अरब सी में है, एक अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्र का जो नियंत्रण होता है बेसिकली वो होता है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो अपतटीय क्षेत्र भारत के अंदर जितने भी है जहाँ से किसी भी प्रकार के रिसोर्स का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के नियंत्रण में होगा, वो किसी भी राज्य के अंदर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी प्रोडक्शन को तब काउंट किया जाता है जब उसकी राज्य सीमा के भीतर हो। अगर मैं आपको एक छोटा सा समझा दूं, ये मान के चलो हमारे इंडिया का मैप है, मुंबई इधर है, अगर ये क्षेत्र इधर होता तो फिर हम इसको महाराष्ट्र के अंदर इंक्लूड करते हैं, पर 176 किलोमीटर दूर है ये महाराष्ट्र बॉर्डर से, या फिर इंडिया की जो सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, इससे 176 किलोमीटर दूर अरब सी में ये है मुंबई हाई। तो ये है एक अपतटीय क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिनका एक सिरा सागर से और एक तरह स्थलखंड से लगा रहता है उसको बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का खनिज हो, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण पर रहेगा। तो इसलिए मुंबई हाई का जो प्रोडक्शन है महाराष्ट्र के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए मैंने सिर्फ गुजराती बात में ये बोला कि महाराष्ट्र के पास में, ना कि महाराष्ट्र के अंदर। तो मुझे लगता है कि असम, गुजरात, महाराष्ट्र के जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपको क्लियर है। और एक आंध्र प्रदेश में हाल ही रिसर्च हुई है ओएनजीसी के द्वारा, वो है केजी बेसिन। एक है आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन, जैसे बोलते हैं कृष्णा, गोदावरी,
कृष्णा गोदावरी बेसिन। रिलायंस ग्रुप के द्वारा बड़े पैमाने पर यहाँ से जो है ऑयल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ओएनजीसी के द्वारा या फिर भारत सर्वेक्षण का जो भी खनिज सर्वेक्षण जो निगम है उसके द्वारा केजी बेसिन आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा गोदावरी बेसिन या उसकी नदी घाटी में ऑयल पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो रिलायंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो अभी रिसेंटली सर्च में आया है। तो मुझे लगता है कि खनिज तेल या पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो इतना कंप्लीट है। पेट्रोलियम का मतलब यहाँ पेट्रोल से मत समझना, यहाँ इसका मतलब क्रूड ऑयल से है। क्रूड ऑयल का जब रिफाइन किया जाता है तब पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, आपका कैरोसिन निकलता है और आपका निकलता है चारकोल, जैसा डामर कहते हैं। बस पेट्रोल के रूप से पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है सामान से बस। तब मुझे लगता है कि कोयला और पेट्रोलियम खनिज तेल अपना सफिशियंट है। और हम थर्ड नंबर देखते हैं नेचुरल गैस। इसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां से तेल का यानी कि खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है वहीं या फिर उसी प्रकार की चट्टानों में प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन अच्छे लेवल पर देखने को मिलता है। तो जितने भी एरियाज मैंने आपको अभी पढ़ाए पेट्रोलियम में यानी कि खनिज तेल में, उसका पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं खनिज तेल का जो प्रोडक्शन बताऊंगा उसके बाद में जब नेचुरल गैस पर हम आएंगे तो इसका भी प्रोडक्शन उन्हीं क्षेत्रों से किया जाता है स्वतंत्र रूप में या फिर किसी न किसी रिफाइनरी के द्वारा। पेट्रोल से भी हम अपना जो नेचुरल गैस है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमने सेकंड अभी पढ़ा था क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम का जो उत्पादन है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन जिन जिन राज्यों से किया जाता है, जिस प्रकार की चट्टानों से या फिर अपतटीय क्षेत्रों से किया जाता है, उससे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन सेम वहीं से होता है। तो बार बार चीजों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना समझो कि जो प्रमुख अपतटीय क्षेत्र है जहाँ से बड़े पैमाने पर खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है वहीं से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं या फैक्ट हैं जो इंपोर्टेंट वो जान लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है वो CO2 का जो प्रोडक्शन है यानी प्राकृतिक गैस को इस्तेमाल करने के बाद में या इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो बहुत कम है। तो CO2 का जो उत्सर्जन है वो कैसा है, बहुत कम है, इसलिए इसको पर्यावरण अनुकूल गैस भी कहते हैं। पर्यावरण अनुकूल गैस, पर्यावरण अनुकूल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दोहन के बाद में, इसके इस्तेमाल करने के बाद में इसका जो CO2 का जो उत्सर्जन है वो बहुत कम होता है। पर्यावरण अनुकूल गैस यानी कि इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली गैस। दूसरा स्वच्छ ऊर्जा का सूचक है, ये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में देखा जाता है यानी कि प्योर एनर्जी, यानी कि इससे कोई खास विशेष पॉल्यूशन जैसी समस्या कोई देखने को मिलती नहीं है, तो इसलिए प्योर एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा के रूप में देखते हैं। इको फ्रेंडली गैस है और मुझे लगता है कि प्राकृतिक गैस के बारे में सफिशिएंट है। इसके बारे में सिर्फ एक फैक्ट जानो, अभी मैंने आपको केजी बेसिन पढ़ाया था जो हाल ही में रिसर्च किया गया है, जहाँ पर प्रोडक्शन का जो काम है वो कंपनी है वो रिलायंस ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तो केजी बेसिन प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से बड़े पैमाने पर भारत में वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। तो केजी बेसिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो केजी बेसिन से है। राजस्थान का भी एक कुछ क्षेत्र है, राजस्थान की एक है भाग्यम और एक है ऐश्वर, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं। तो केजी बेसिन से भी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है और एक है अपना राजस्थान से भाग्यम और ऐश्वर्य। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के बारे में इतना सफिशिएंट है। अगर हम इसका टाइप देखें तो LPG हो गया, CNG हो गया और LNG हो गया, ये कई सारे इसके प्रकार हैं जो उसकी तकनीक के आधार पर विकास करने के आधार पर ये डिवीजन है नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस में। तो मुझे लगता है कि आज इस लेक्चर में हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अच्छी तरीके से लिए किया, जिसमें हमने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को अच्छी तरीके से सफिशिएंट तरीके से कवर किया। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ इसको देखो, आपके सिनॉप्सिस रेडी जब हो जाएंगे तो आप देखना कि आपका ये 5 या 10 मिनट में चैप्टर कवर हो जाएगा और आपके पास जो भी बुक है उससे अच्छे से कवर करो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी समझाया जा रहा है समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।